दोस्तों आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि एक बहुत ही अद्भुत किस्म का किताब है और मुझे बहुत हट के कहानी लगी इस किताब की। इस किताब का नाम है 1984 जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है और ये किताब बहुत ही अलग किस्म की कहानी आपको बताती है। जैसे कोई भी कहानी आप पढ़ेंगे या तो आपको खुशी मिलेगी या तो आपको दुःख मिलेगा, लेकिन ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसी ज़िंदगी की कल्पना मिलेगी जहाँ पर आप कैद हैं, आप पराधीन हैं और आप स्वतंत्रता खोजते हैं मगर आपको स्वतंत्रता के आसार नज़र नहीं आती। तो इस तरह की है ये कहानी। तो हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाज़िर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। तो दोस्तों चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अगर इसी तरह के किताब की रिव्यू या फिर कहानी या उपन्यास के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपना प्यार देते रहिए। दोस्तों ये किताब 1984 जो है ये लिखी गई थी 1949 में, जो कि जिससे कि आपको पता चलता है कि किताब बहुत पहले लिखी गई थी और इसका टाइटल जो है वो भविष्य के बारे में बताता है। और ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस किताब में जो भी चीज़ लिखा हुआ है आज कहीं न कहीं वही सब घट रहा है। तो ये किताब फ्यूचर के बारे में या भविष्य के बारे में लिखी गई है और 1949 में ये कहानी लिखी गई है और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में रशिया और जो नाज़ी जर्मनी है ये तानाशाह देश के हिसाब से उभरे थे और उसी पर आधारित ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी में बताया गया है कि जैसे आप चाइना में हैं या आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर पाएंगे? क्या आप सरकार के विरुद्ध क्या कुछ बोल पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह ये भी कहानी है। ये एक ऐसे देश या ऐसे भूभाग की कहानी है। इसमें 3 देशों के बारे में या भूभाग के बारे में कहा गया है। एक है ओसेनिया, दूसरा है यूरेशिया और तीसरा है ईस्ट एशिया। तो ओसेनिया जो है उसी का एक जगह है एयर स्ट्राइप 1। तो यहाँ पर जो है जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन के संदर्भ में बताया गया है कि एयर स्ट्रिप 1 जो है वह ग्रेट ब्रिटेन है और यहाँ पर जो है एक ऐसा शासन है जो कि तानाशाह शासन है और यहाँ पर लोगों पर निगरानी रखी जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि सरकार ही आपका सब कुछ है और आपको देशभक्त बने रहना है और क्या कहूँ, हर एक पर निगरानी रखी जाती है और बहुत ही क्या करूँ, क्लोज्ड सिस्टम है। मतलब लोग बाहर के बारे में नहीं जानते, लोगों को यहाँ पर जो सूचना दी जाती है उसी सूचना के आधार पर वो काम करते हैं। तो कुछ इस तरह का परिवेश है यहाँ। अब ये जो देश है यहाँ पर टेलीस्क्रीन सभी के घर में है। टेलीस्क्रीन यानी एक ऐसा यंत्र जहाँ जैसे मान लीजिए एक योगा का प्रोग्राम दिखाया जा रहा है तो मैं योगा कर रहा हूँ तो उस टेलीस्क्रीन को देखकर मैं योगा कर रहा हूँ। अगर मैं हाथ या पैर ठीक से नहीं उठा रहा तो टेलीस्क्रीन से वो भी मुझे देख पाएंगे। तो ये दो तरफ से है या टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो टेलीस्क्रीन में आप क्या कर रहे हैं आपको वो देख सकेंगे और वो आप पर निगरानी रखेंगे। तो सभी के घर में टेलीस्क्रीन है, पहली बात। दूसरी बात है कैमरा भी है। तीसरी बात है कि छुपा हुआ हर एक जगह पर छुपे हुए माइक्रोफोन्स भी है। तो आपके जो विचार है उस पर नज़र रखी जा रही है, आपके हाव भाव है उस पर नज़र रखी जा रही है और इन शॉर्ट सब नागरिकों पर जो है निगरानी रखी जाती है और उन्हें न पार्टी के विरुद्ध कुछ बोलना है और ना कुछ विद्रोह करना है। उन्हें जैसा पार्टी कहे वैसा चलना है। और यहाँ एक बहुत ख़ास बात है कि बिग ब्रदर नाम का एक व्यक्ति जो है उसकी पार्टी है। हालांकि बिग ब्रदर जो है बाद में आप पढ़ते हुए जानेंगे कि ये कोई व्यक्ति नहीं है मगर उनके नाम से ये पार्टी चल रही है। वही पार्टी के
मुखिया कहिए या हेड कहिए वही है, और पार्टी जो है या संगठन जो है वो इस देश को चला रहा है। तो जैसे आपको एक शो आता है बिग बॉस बोल के इंडिया में, या बिग ब्रदर बोल के इंग्लैंड में, तो वो भी मुझे लगता है कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट से लिया गया है कि बिग ब्रदर को आप देख नहीं सकते, मगर उसके दिशा निर्देश पर आपको काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो संगठन है, वह संगठन सभी दिशा निर्देश, किस तरह चलना है, किस तरह बोलना है, क्या करना है, यह सब ठीक करती है। यहाँ पर पार्टी के विरुद्ध या बिग ब्रदर के विरुद्ध आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आप कुछ कहेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा। सोचिए आप चाइना में है या आप नॉर्थ कोरिया में है, तो जिस तरह का परिवेश है, आज से बहुत पहले ये उपन्यास लिखकर जो है लेखक ने बता दिया कि इस तरह का दुनिया भी होगा। अब कहानी शुरू होती है लंदन से। लंदन में ये जो बिग ब्रदर और उनकी पार्टी है, उनका जो मंत्रालय है, सच्चाई मंत्रालय, विंस्टन नाम का जो व्यक्ति है वह इसी सच्चाई मंत्रालय में काम करता है। सच्चाई मंत्रालय का काम क्या है? सच्चाई मंत्रालय का काम है कि पुरानी जो सच घटना है या जो भी इवेंट या इंसिडेंट घटे हुए हैं उनको मिटा देना, और नई जो इंसिडेंट है, इवेंट है, उन्हें क्रिएट करना, नई जो घटनाएं हैं उन्हें उत्पन्न करना, और पुरानी जो सच्ची घटनाएं हैं उन्हें मिटा देना, जिससे बिग ब्रदर और उनकी पार्टी का ही बोलबाला रहे। ये है सच्चाई मंत्रालय का काम, और यही काम करता है विंस्टन। अब विंस्टन की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है जूलिया। अब पहले तो विंस्टन को लगता है कि जूलिया जो है एक जासूस है, मगर बाद में उसे पता चलता है कि वह पार्टी की जासूस नहीं। अब विंस्टन जो है, विंस्टन को जूलिया एक प्रेम पत्र देती है, और विंस्टन जो है जूलिया के इस प्रेम पत्र को देखकर खुश होता है, और दोनों का सीक्रेट अफेयर चलता रहता है। और मिस्टर चेरिंगटन जो है, उनका एक दुकान है, शॉप है, उसके ऊपर जो है एक कमरा खाली है, और इसी कमरे को भाड़ा लेते हैं जहाँ पर विंस्टन और जूलिया एक साथ रहते हैं। इसी बीच जो है उन्हें एक और ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पार्टी में ही है, मगर वह भी पार्टी के विरुद्ध है। जैसे कि यहाँ जो मुख्य किरदार है विंस्टन, वह भी पार्टी में काम करता है, मगर वह पार्टी से नफरत करता है और पार्टी के विरुद्ध है। ठीक जूलिया का भी यही हाल है। वह ओब्रायन से मिलते हैं, ओब्रायन भी पार्टी में ही काम करता है, बट वह पार्टी से नफरत करता है, और इसीलिए वह ब्रदरहुड का भी मेंबर है। अब ब्रदरहुड यानी वे लोग जो कि पार्टी से नफरत करते हैं, उनका एक अलग संगठन है। तो ओब्रायन जो है एक ऐसा किताब देता है विंस्टन को जिसमें बिग ब्रदर कौन है, या बिग ब्रदर का पार्टी कैसे काम करता है और उसे किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, यह सब उस किताब में लिखा हुआ है। मगर ये सब चीज़ बहुत ही, क्या कहूँ, असंभव सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही चलती है और यह शासन ख़त्म होना असंभव होने की तरह लगता है। मगर विंस्टन मुक्ति पाना चाहता है या विद्रोह करना चाहता है, और जब उसे ब्रदरहुड संगठन के बारे में पता चलता है, वह जब किताब पढ़ता है तो उसे एक क्या कहूँ, आशा नज़र आती है कि वह इस तरह यहाँ से बाहर निकल सकता है। मगर क्या हो जब आपको ये पता चले कि जो ओब्रायन है वो दरअसल ब्रदरहुड का मेंबर नहीं, बल्कि वह पार्टी का एक लॉयल मेंबर है, यानी पार्टी का एक मुख्य सदस्य है। और क्या हो अगर आपको पता चले कि वही जो ओब्रायन है वह थॉट ऑफ पुलिस एजेंट, यानी विचार का पुलिस एजेंट है उस पार्टी में। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चले कि जहाँ पर भाड़ा लिया गया है, जिसे मिस्टर चेरिंगटन ने दिया है, वह भी थॉट ऑफ पुलिस एजेंट है। और ये जो है एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें फंस गया है जूलिया और विंस्टन। तब क्या हो? क्या आप इस तरह के देश में रह पाएंगे जहाँ पर तानाशाही चलती है, या जहाँ पर जो लोग हैं वह अपने सरकार का विरोध तक नहीं कर सकते, या खुलकर नहीं
बात कर सकते हैं, उनके हर एक चीज़ को देखा जाता है, सुना जाता है, जासूसी की जाती है उन पर। क्या आप इस तरह के देश में रह सकते हैं जहाँ पर एक ऐसा भी किस्सा आता है कि एक व्यक्ति जो है सोते हुए बड़बड़ाता है पार्टी के विरुद्ध कुछ, और उसके जो लड़के लड़कियां हैं वे आकर पुलिस को बता देते हैं कि यह पार्टी के विरुद्ध कुछ अनाप शनाप बक रहे थे, तो ये पार्टी के विरोधी है। सपने में उसके पिता सोच रहे थे और तभी उनको कैद कर लिया जाता है। तो इस तरह की झूठी देशभक्ति उनमें फैलाई जाती है। और यहाँ पर एक और बात है कि 3 जो भूभाग है, ओसेनिया, ईस्ट एशिया और यूरेशिया, ये तीनों लड़ते रहते हैं। तो बीच में ऐसी चीज़ आती है कि ओसेनिया यूरेशिया से लड़ रहा है, तो ओसेनिया की जो मदद है वह ईस्ट एशिया कर रहा है, और जब ईस्ट एशिया से शत्रुता हो जाती है तो ओसेनिया जो है वह मिल जाता है यूरेशिया से। तो इस तरह उनके शत्रु बदलते रहते हैं। और यहाँ पर इस किताब में बताया गया है कि युद्ध ही शांति है, दासता ही स्वतंत्रता है, और अज्ञानता ही ज्ञान है। ये चीज़ क्यों बताया गया है? क्योंकि अगर उनमें अज्ञानता फैलाई जाए, उनमें ज्ञान न दिया जाए, या फिर मैं उल्टा कहूँ कि अगर उनमें ज्ञान दिया जाए, ज्ञान फैला दिया जाए, तो वह क्या करेंगे? वह सरकार उनके साथ क्या कर रही है वह जान जाएंगे, तो वह गृह युद्ध शुरू कर देंगे, जिससे शांति भंग हो जाएगा, और अंततः वह दासता से यानी स्लेवरी से वह मुक्ति पा जाएंगे, वह स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि चाइना में कोरोना बहुत ज़्यादा जब फैल गया था, या चाइना से ही कोरोना फैला था, ये चीज़ जब दूसरे लोगों को पता चली, तो लोग चाइना के लोगों को बुरा भला कहने लगे, या चाइना के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाने लगे। मगर चाइना तब सोच रहा था कि अगर हमारे देश के लोग ये जान जाएंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने इंडिया पर एग्रेशन दिखाया। पैंगोंग लेक में जो है उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और भारत से 2-4 हाथ किए, मगर वो अपने मीडिया में दिखा रहे हैं कि भारत ने ये सब शुरू किया, मगर शुरू तो उन्होंने ही किया। तो वे क्या करते हैं, वह लोगों का अज्ञानता में रखते हैं। वह अपने मीडिया में भी यही दिखाते हैं कि हमने नहीं, उन्होंने युद्ध शुरू किया और हम आपको बचा रहे हैं। ठीक ये चीज़ इस किताब में भी हो रही है कि देश के लोगों को इस तरह झूठा बताकर, दुष्प्रचार करके, झूठी सूचना देकर लोगों में देशभक्ति ला रहे हैं। तो जब चाइना ऐसा करता है, अज्ञानता फैलाता है, तो लोग सोचते हैं कि असल में इंडिया ने ही उन पर हमला किया। तब क्या होता है कि वे लोग सोचते हैं कि इस देश के जो पार्टी है वही सही चीज़ कर रही है, इंडिया को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और वह सरकार के विरुद्ध कोई भी स्टेप नहीं लेते। और इक्के दुक्के लोग जो सच्चाई जान भी जाते हैं या कोई स्टेप लेते हैं, तो उनको भी दबा दिया जाता है। और अंततः जो है युद्ध दिखाकर कि हम दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, वह अपने पार्टी में शांति से रहते हैं। और जो यहाँ के देश के लोग हैं, चाइना के देश के जो लोग हैं, वह हमेशा दास या सर्वेंट ही बने रहेंगे। जैसा पार्टी कहेगा यहाँ के लोग वैसे ही करेंगे। तो इससे फ़ायदा पार्टी को है। गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, अमीर लोग अमीर ही रहेंगे, झूठ को सच बताया जाएगा, सच को झूठ बताया जाएगा। मगर एक चीज़ जो एक चीज़ जो हमेशा रहेगा वह है ये पार्टी। तो यही चीज़ करना चाहते हैं ओसेनिया के पार्टी के लोग भी, और इसी तरह का वह दुष्प्रचार फैलाते हैं। वह कहते हैं कि युद्ध चल रहा है और इसका जो लाभ है वह खुद लेते हैं, और लोगों में देशभक्ति फैलाते हैं, उन्हें हमेशा दास रखना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि युद्ध ही शांति है, पराधीनता ही स्वतंत्रता है, और अज्ञान ही ज्ञान है। क्योंकि उनमें ज्ञान आ जाए तो वह पार्टी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, पार्टी के विरोध में बोलेंगे। तो यह ज्ञान उन्हें नहीं दिया जा सकता। उन्हें वही ज्ञान देना है जिससे वह देशभक्त रहे, जिससे उनमें जिससे उनमें विरोध की भावना नहीं आएगी। वह पार्टी की बात सुनेंगे, वह पार्टी के विरोध स्वतंत्रता का नारा नहीं लगाएंगे, और अगर लगाए, इक्के दुक्के लोग जो भी लगाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाएगा। तो
और इसी तरह पार्टी के लोग शांति से रहेंगे, बाहर युद्ध का नाम करके वह खुद शांति में रहेंगे। तो ये मैसेज दिया गया है इस किताब में। ये किताब सभी के लिए नहीं है, जो लोग राजनीति या कूटनीति में विशेष तरह से रुचि रखते हैं, ये किताब उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको 1984 की ये रिव्यू या समीक्षा, मुझे बताइए। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।